हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर 15 जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। इस चैप्टर में मुख्यतः दो मेन टॉपिक है। पहला टॉपिक आप जो देख रहे हो वो यह है इकोसिस्टम, जिसमें हम इकोसिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या है, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर में टोटल दो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें अभी के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक जिसमें इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करें। चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से, है ना। क्या होता है इकोसिस्टम, तो इसको समझना है तो जरा हम इस पे जरा गौर डालें। जो हमारे सामने पिक्चर है ना, क्या लिखा है, वी हैव हर्ड द वर्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द यानी पर्यावरण शब्द हम जानते हैं, हमने कई बार सुना है। कहाँ सुना है? टीवी पे देखा होगा, पेपर में देखा होगा, है ना, न्यूज में देखा होगा। किसी न्यूज में, टीवी पे न्यूज आ रही है जिसमें इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई न्यूज बताई गई कि जंगल में आग लग गई या जंगल को बचाने के लिए कुछ सरकार ने कदम उठाए। ऐसी न्यूज आप सुनते हो कि नहीं, है ना। गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया है, तो ऐसी न्यूज अक्सर सुनने को मिल जाती है टीवी पे, है ना। और अक्सर इन न्यूज में इन्वायरमेंट शब्द का यूज होता है ना। आप यहाँ आर्टिकल देख रहे हो जहां पिक्चर में साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ स्कूल के बच्चे पर्यावरण दिवस पे, है ना, वृक्षारोपण कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है, और यहाँ पेपर में क्या लिखा है, ए क्लैरियन कॉल टू सेव एनवायरनमेंट। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों ने ये पेड़ लगाना शुरू किया और यही बात इस पेपर में आई है ना। तो यहाँ भी एनवायरनमेंट शब्द यूज हुआ है। फिर यहाँ इस महिला को देखिए आप, ये लेडी क्या कर रही है, लोगों को अवेयर करने के लिए इसने अपने चेहरे पर क्या लिखवा लिया है, सेव एनवायरनमेंट, है ना। और यहाँ ट्री भी लिखा हुआ है, यानी कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ, ये संदेश ये महिला दे रही है। तो इसका मतलब कि हमारे लिए ये जो एनवायरनमेंट शब्द है ना, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना शब्द है और हम इससे भली भांति परिचित हैं, है ना। और एनवायरनमेंट को बचाने के जो मुद्दे अक्सर हम सुनते रहते हैं, वो हमारा ध्यान इस शब्द की ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, है ना। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, क्या कहते हैं आपका, हेल्थ हैजार्ड, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी बहुत सारी आप समस्याएं पढ़ते हो। सभी ना सभी ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट शब्द से आप भली भांति परिचित है। अब एनवायरनमेंट की बात आई, है ना, तो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट का कनेक्शन भी है ना। चलिए, अब आपने अक्सर देखा भी होगा कि बड़े बड़े देशों में समिट हो रहे हैं। जी हाँ, ग्लोबल समिट, जहां देश के प्रधानमंत्री पहुंचकर किसी मुद्दे पर एनवायरनमेंट के एजेंडा पर अपने पॉइंट को रखते हैं, लोगों से, दुनिया से अपील करते हैं कि इस दुनिया को बचाया जाए, पर्यावरण को सेव किया जाए, है ना। तो ग्लोबल समिट इन्वॉल्विंग द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर रेगुलरली हेल्ड टू डिस्कस इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अक्सर ग्लोबल समिट होता रहता है। जैसे आप यहां देख रहे हो COP21 जो पेरिस में हुआ था, जिसमें अपने देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट भी किया था। तो ऐसे ग्लोबल समिट होते रहते हैं जहां आपने वर्ड इन्वायरमेंट भी सुना होगा, है ना। तो ये जो पर्यावरण है जिसमें हम रहते हैं, इसी पर्यावरण में जहां हम रहते हैं, इसमें एक टर्म निकल के आता है इकोसिस्टम, है ना। आइए इकोसिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, आइए इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले आप जरा ये पिक्चर देखो, है ना। इस पिक्चर में क्या, ये चिड़िया फूलों के रस को क्या करने के लिए, चूसने के लिए ये इस फ्लावर पे क्या कर रही है, मंडरा रही है ना। ये कछुआ समुद्र में क्या कर रहा है, तैर रहा है। और ये इंसान बैल की मदद से खेत को जोत रहा है ना। अब आपको यहाँ क्या नजर आ रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। जैसे एनिमल्स हो गए, ये प्लांट हो गया, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, है ना, छोटे छोटे बैक्टीरिया जिनसे हमको बीमारी होती है वो भी,
और ह्यूमन बीइंग यानी हम इंसान, हम सभी फिजिकल सराउंडिंग से हमेशा इंटरेक्ट करते हैं। जैसे यहां फिजिकल सराउंडिंग क्या दिख रहा है, जैसे मिट्टी, एयर फिजिकल सराउंडिंग है जिससे इंसान क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, खेत को जोत रहा है ना, तो खेत की जुताई कर रहा है, तो यहां खेत में मिट्टी है, तो मिट्टी क्या हो गया, फिजिकल सराउंडिंग। और इससे लगातार ये एनिमल, हम इंसान इंटरेक्ट कर रहे हैं। उसी तरह जरा इस चित्र में देखो, इस पिक्चर में ये जो वाटर है, पानी समुद्र का, वो फिजिकल सराउंडिंग है और इस वाटर से लगातार इंटरेक्ट कर रहा है कछुआ। इस वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है जो कछुए को चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो कछुआ क्या कर रहा है, पानी से इंटरेक्ट करके पानी से लगातार ऑक्सीजन ले रहा है। तो लगातार चित्र से, पिक्चर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, हम लगातार, यानी और यहां तक कि माइक्रोब्स भी हो, हम लगातार अपने अगल बगल के फिजिकल एनवायरनमेंट से लगातार क्या करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। क्या करते हैं, इंटरेक्ट, जिंदा रहने के लिए। चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, तो उसके लिए हमको लगातार इंटरेक्ट करना पड़ता है। और इसी के वजह से, इसी इंटरेक्शन के वजह से एक नेचर में, इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहता है। अगर ये बैलेंस टूट जाएगा तो धरती पर जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि जो प्लांट्स हैं जो कि लिविंग है, जीवन है इसमें, एनिमल्स भी लिविंग बीइंग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब इनमें जीवन है। एनिमल्स के अलावा प्लांट्स भी हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, और ह्यूमंस, इंसान भी क्या है, लिविंग बीइंग्स है। तो ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं जिनमें जीवन है, इन सभी में जीवन के लिए जरूरी है कि ये सभी अपने फिजिकल सराउंडिंग से लगातार इंटरेक्ट करें। और जब ये लगातार इंटरेक्ट करेंगे अपने फिजिकल सराउंडिंग से, तो उस एरिया को ही क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में पारितंत्र भी कहते हैं, है ना। जरा यहां ध्यान से देखो, यहां आपको इस पिक्चर में कोई लिविंग बीइंग्स नजर आ रहा है? जी हां, उड़ती हुई चिड़िया लिविंग बीइंग्स है। यहां कंगारू दिख रहा है, लिविंग बीइंग्स है। यहां केकड़ा दिख रहा है, लिविंग बीइंग है। यहां मेढक दिख रहा है, लिविंग बीइंग है ना। यहां फंगस दिख रहा है, मशरूम, वो भी लिविंग बीइंग्स है। यहां मछली दिख रहे हैं, वो भी लिविंग बीइंग्स है। जी हां, और इन लिविंग बीइंग्स के, इन जीवित प्राणियों के अगल बगल फिजिकल जो सराउंडिंग है वो क्या क्या है, तो वो धूप है ना, हवा है, पानी है, मिट्टी है। तो बिना धूप, पानी, मिट्टी के क्या ये जीवित ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग्स रह सकते हैं क्या? नहीं। तो इस प्लेस को, इस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस इंटरेक्शन को या इस प्लेस को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो इकोसिस्टम की डिफिनीशन क्या बन गई? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, वो एरिया जहां सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन वहां के नॉन लिविंग कंपोनेंट से, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट से लगातार होता है, उसी एरिया को हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। और इकोसिस्टम के वजह से ही लिविंग बीइंग्स में लाइफ बनी रहती है। अगर हम अपने नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट से इंटरेक्शन करना छोड़ दें, अगर हम मिट्टी, पानी, हवा से इंटरेक्ट करना छोड़ दें, तो क्या हम जीवित रहेंगे? कभी भी नहीं रहेंगे। हमारी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि लगातार लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग सराउंडिंग से, जैसे मिट्टी, ठीक है, पानी, हवा, उससे लगातार इंटरेक्ट करे। और ऐसा एरिया जहां लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन हो रहा है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। और बहुत सारे इकोसिस्टम से ही तो बना है हमारा इन्वायरमेंट। और इसी इकोसिस्टम में जब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बैलेंस बिगड़ता है, तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है? खराब हो जाता है। और उसी इन्वायरमेंट को खराब होता है तो फिर ग्लोबल समिट, कई देश मीटिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब समझ में आया?
चलिए, तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम आपको क्या होता है ये समझ में आ गया। मतलब कुल मिला के इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, और इनके बीच लगातार क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरेक्शन, है ना, इंटरेक्शन। क्लियर? लिविंग और नॉन लिविंग। अब जो इसका मतलब कितने कंपोनेंट्स हैं? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो अब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलिए, अब जो लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम का, उसे ही बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो हम इंसान भी किस में आ गए? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में। प्लांट्स भी किस में आ गए? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में, है ना। माइक्रोब्स भी किस में आ गए? इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में। और जितने नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो सभी क्या कहलाते हैं? ए बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ए बायोटिक मतलब वो बायोटिक नहीं है, वो ए बायोटिक है, वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग है। तो इसका मतलब जैसा मैंने लिविंग प्लस नॉन लिविंग इकोसिस्टम लिखा था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, बायोटिक कंपोनेंट प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? इकोसिस्टम, जिसमें लगातार इन दोनों के बीच क्या होता रहता है? इंटरेक्शन होता रहता है। क्या होता है? इंटरेक्शन। आप ही बताइए कि इंसान अपना पेट भरने के लिए गेहूं चावल उगा रहा है, कहां उगा रहा है? धरती पर। तो धरती में क्या है? मिट्टी, सॉइल। तो वो सॉइल से इंटरेक्ट ही तो कर रहा है, तभी तो वो भोजन पा रहा है और तभी उसका पेट भर रहा है, तभी तो वो जीवित है। तो क्या हम इंसान मिट्टी में बिना खेती किए भोजन पैदा कर सकते हैं? नहीं। और बिना भोजन के हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब बिना हमारे इंसान का मिट्टी के साथ इंटरेक्ट किए बिना हमको भोजन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इकोसिस्टम बना कि नहीं बना? जब हमने मिट्टी के में जुताई की, मिट्टी में बीज बोया, बीज से फसल बना, तो हमने एबायोटिक कंपोनेंट मिट्टी के साथ इंटरेक्शन किया, और इंटरेक्शन के कारण वो एरिया क्या कहलाया? इकोसिस्टम कहलाया, है ना। समझ में आया? चलिए, तो अब ये इकोसिस्टम तो बन गया। अब इकोसिस्टम में कितने कंपोनेंट होते हैं? दो, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये भूलना नहीं है आपको। ठीक है, टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल बहुत सिंपल है, जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो सब किस में आएंगी? बायोटिक कंपोनेंट में। जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि फंजाई, है ना, जैसे कि माइक्रोब्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट हुए कि नहीं? तो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स में प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, फंजाई भी, यानी जो डिकम्पोजर होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर सड़ी गली चीजें को फेंक दो मिट्टी में तो वो डिकम्पोज हो जाती है ना, वो खाद बन जाती है। तो कौन उनको खाद बना रहा है? फंजाई। ब्रेड पे अक्सर दुकान पे ब्रेड खरीदने जाते हैं, ब्रेड पुराना हो जाता है तो उस पर फंगस लग जाता है ना। तो ये भी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट का ही हिस्सा है। और माइक्रोब्स जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन जिनके वजह से हमको बीमारी होती है, कॉलरा हो जाता है ना, कॉलरा होता है, तो वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण ही तो होता है ना। तो माइक्रोब्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल एकदम क्लियर। तो अगर मैं आपसे कहूं अर्थवॉर्म, केचुआ, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है कि एबायोटिक? तो जाहिर सी बात है वो बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है ना। तो बायोटिक कंपोनेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं, सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, यहां तक कि हम इंसान भी, सारे फंजाई, सारे माइक्रोब्स, सभी बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात कर ले। तो एबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? तो एबायोटिक कंपोनेंट में आता है टेम्परेचर, तापमान, ठीक है, रेनफॉल यानी बारिश, विंड हवा, सॉइल यानी मिट्टी, मिनरल्स यानी खनिज। अब मिनरल्स में आपके एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, है ना, गोल्ड भी आ जाएगा, सिल्वर भी आ जाएगा,
मरकुरी भी आ जाएगा, कोल भी आएगा खनिज में, है ना, सब मिनरल्स में है। और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट यानी इन पर असर डालते हैं कि नहीं? जी हाँ, असर डालते हैं। अगर बारिश ज्यादा होगी तो भी दिक्कत, बारिश कम हुई तो भी दिक्कत। अगर धूप नहीं होगी तो क्या प्लांट्स भोजन यानी फूड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो क्या हर्बीवोर एनिमल्स उसको खा पाएंगे? नहीं। हर्बीवोर एनिमल नहीं खाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इन पे डिपेंडेंट कार्निवोरस एनिमल वो भी मर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि बायोटिक कंपोनेंट का लगातार इंटरेक्शन इन एबायोटिक कंपोनेंट से होता रहता है, जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, मिनरल है ना। हम इंसान चांदी और सोने के ज्वेलरी पहन रहे हैं कि नहीं? मान लो किसी के जो गले में लॉकेट है वो चांदी का है, तो चांदी क्या है? चांदी एक प्रकार का खनिज है ना। चांदी एक एलिमेंट है जो खनिज से प्राप्त होता है, और खनिज हमको कहाँ मिलता है? धरती पर। क्या इसमें कोई जीवन है? नहीं। तो फिर ये बायोटिक होगा? जी नहीं। क्या होगा? एबायोटिक होगा। तो जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट हैं उनमें लाइफ नहीं होता, लेकिन लाइफ के लिए ये जरूरी होते हैं। लाइफ नहीं होता लेकिन लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। देखा, बहुत ही मजेदार है। तो ये जितने भी प्लांट एनिमल हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स, फंजाई, ये सभी इन एबायोटिक कंपोनेंट का यूज करते हैं, इनके साथ लगातार इंटरेक्ट करते हैं और बन जाता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल? हमने एग्जाम्पल लिया किसका? गार्डन का। तो पता करने की कोशिश करते हैं गार्डन क्या इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। चलिए, तो अगर गार्डन इकोसिस्टम होगा, अगर गार्डन इकोसिस्टम होगा तो गार्डन में फिर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों होने चाहिए। तो जरा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो गार्डन में आपको कोई जानवर, कोई बायोटिक कंपोनेंट का जीव नजर आएगा? मतलब कोई बायोटिक कंपोनेंट आपको नजर आएगा? बिल्कुल नजर आएगा। अरे गार्डन में अक्सर घूमते घूमते आपने देखा होगा अक्सर कीड़े मकोड़े दिख जाते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं कि नहीं? हरे रंग का जो ग्रास हॉपर है, टिड्डा जिसे कहते हैं, दिख जाता है। बरसात के दिनों में गार्डन में जाओ तो मेढक भी दिख जाता है। गार्डन में बैठो तो कभी मच्छर भी रहते हैं, है ना, काटते रहते हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ पेड़ पौधे तो दिखेंगे ही दिखेंगे, है ना, एकदम रंग बिरंगे, गुलाब का फूल, सूरजमुखी का फूल, है ना, गेंदे का फूल। तो हम अपने गार्डन को सजाने के लिए अलग अलग रंगों का फूल भी लगाते हैं। तो वहां छोटे मोटे पौधे भी हैं और हो सकता है पेड़ भी मौजूद हो। तो पेड़ भी है, पौधे भी हैं, फिर इंसेक्ट भी है ना, फिर वहां फ्रॉग भी है, चिड़िया भी आएंगी। इसका मतलब बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स सब बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ना इकोसिस्टम के। तो बायोटिक कंपोनेंट तो मौजूद है। क्या एबायोटिक कंपोनेंट है यहाँ? जी हाँ, यहाँ सन की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ हवा बह रही है, यहाँ मिट्टी है ना, यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा। तो यहाँ एबायोटिक कंपोनेंट भी मौजूद है। और बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से ही मिलकर क्या बनता है? इकोसिस्टम। तो अगर यहाँ गार्डन में दोनों चीजें, दोनों कंपोनेंट मौजूद है तो गार्डन फिर इकोसिस्टम हुआ? जी हाँ, गार्डन इकोसिस्टम हुआ। तो गार्डन किसका एग्जाम्पल है? इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए कि इस गार्डन है एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या है? तो यहाँ अलग अलग क्या कहते हैं, फूल है। तो फूल किस में होता है? पौधों में होता है ना। तो यहाँ पौधे भी हैं, पेड़ भी नजर आ रहे हैं, यहाँ कीड़े हैं, मेढक है ना, चिड़िया है, सब बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक में मिट्टी हो गया, यहाँ टेम्परेचर, हवा, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट। और इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये एरिया यानी गार्डन इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये जान लिया कि इकोसिस्टम का एग्जाम्पल गार्डन है। अब जो इकोसिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक नेचुरल इकोसिस्टम, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, पहले से बनाए थे। मतलब हम कह सकते हैं भगवान ने बनाया। भगवान यानी नेचर, है ना।
तो नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कि जंगल, इंसान ने जंगल नहीं बनाए, है ना, जंगल तब से है जब से इंसान भी नहीं थे धरती पे। तो इसका मतलब ये जंगल हो गए, फॉरेस्ट, पॉन्ड तालाब, लेक यानी झील, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है ना। अब आप कहोगे सर तालाब तो इंसान बनाता है, लेकिन धरती पर अधिकतर पॉन्ड इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए, नेचुरल थे। झील बहुत बड़ी होती है, झील इंसान नहीं बनाते, झील नेचर में पाई जाती है। जंगल में पेड़ इंसान नहीं लगाता, जंगल में पेड़ अपने आप उगते हैं, तो ये नेचुरल है। तो पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। यानी इनमें बायोटिक कंपोनेंट भी दिखेगा आपको और एबायोटिक कंपोनेंट भी दिखेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं, अगर नेचुरल इकोसिस्टम है तो कुछ इकोसिस्टम ह्यूमन मेड यानी इंसानों द्वारा भी बनाए गए होंगे। जी हाँ, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो अब हम कौन सा इकोसिस्टम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी ह्यूमन मेड। तो दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब अभी हमने पढ़ा गार्डन, गार्डन नेचर में नहीं होता, गार्डन इंसान बनाता है ना, पेड़ों को काट कर वहां घास लगाता है, फिर रंग बिरंगे फूल का पौधा लगाता है, तब वो गार्डन जैसा नजर आता है। तो इसका मतलब गार्डन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण है। तो गार्डन अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा वो इकोसिस्टम है, हाँ, लेकिन नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल। उसके अलावा क्रॉप फील्ड यानी खेती के लिए जो जमीन हम यूज करते हैं, इंसान जिस पे खेती करते हैं, वो खेती वाली जमीन भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। और घरों में मछली घर, एक्वेरियम, तो यहां भी तो पानी है, मछली है, तो मछली बायोटिक कंपोनेंट हो गई। पानी और टेम्परेचर क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये भी तो एक इकोसिस्टम हो गया, लेकिन ये इकोसिस्टम ऐसा है जो इंसानों ने बनाया है। तो इसका मतलब गार्डन, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, जबकि फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक ये नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है। समझ में आया। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रॉप फील्ड में होगा। तो क्रॉप फील्ड नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम तो साफ साफ पता चल रहा है कि ह्यूमन मेड है, इंसान बनाता है, हम खरीद के लाते हैं और घरों में दुकानों पे लगा देते हैं, है ना, ताकि सुंदर दिखे। तो ये तो ह्यूमन मेड है, तो साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन कंफ्यूजन यहां होगी। और गार्डन को भी याद रखिएगा, जो गार्डन है वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने दो टाइप के इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स भी देख लिए, है ना। चलिए, तो दो टाइप के इकोसिस्टम और उनके एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद अब आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट हमने देखा, तो बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी जानवर आते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो सन एनर्जी को ट्रैप करके फूड बनाते हैं। तो वो फूड बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं फूड को, तो इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा गया। फिर उस पौधे पर जो जीव निर्भर है और उन जीवों को खाकर जो जीव जिंदा है वो सभी क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स। और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के मर जाने पर इनको डिकम्पोज करके खाद बना देना, ये किसका काम है, अलग प्रकार के जीवों का काम है, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको तीन कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, है ना। वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में काम करते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो देखो, जैसे पेड़ पौधे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट का हिस्सा है, और ये सभी पेड़ पौधे क्योंकि भोजन बनाते हैं, फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, तो इन्हें क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑल प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, है ना। तो ये कैटेगरी हो गई। तो बायोटिक कंपोनेंट में सभी प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर जितने भी हर्बीवोरस या कार्निवोरस जीव है, एनिमल्स हैं, यानी पेड़ पौधे खाने वाले और मांस खाने वाले या दोनों खाने वाले, यानी ओमनीवोरस, जैसे कि हम इंसान, है ना, ये सभी कहलाएंगे कंज्यूमर्स। क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर्स कहलाएंगे।
ठीक है। तो यहां मान लो मैं इंसान रख दूं, इंसान की फोटो, तो वो भी कंज्यूमर में आएगा, क्योंकि हम इंसान कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ शाकाहारी हैं, है ना, और कुछ लोग हैं जो शाकाहारी भी हैं और मांस भी खाते हैं, यानी वो सर्वाहारी हैं, ओमनिवोरस। तो हैं तो सभी क्या, कंज्यूमर्स ही ना। तो पेड़ पौधे प्रोड्यूसर्स होंगे, जितने भी जानवर हैं, चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, सभी कंज्यूमर कहलाएंगे। और जो इनके मरने पर इनको डिकम्पोज कर दें, जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंगस, वो डिकम्पोजर्स कहलाएंगे, है ना। तो इसका मतलब इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट, बायोटिक और एबायोटिक, और इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है, उस बायोटिक कंपोनेंट के तीन कैटेगरीज हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, है ना। तो प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आ गए, एल्गी आ गए, ये एल्गी है, शैवाल, और ये प्लांट्स हो गए। कंज्यूमर्स में सभी एनिमल्स आ गए, और डिकम्पोजर्स में फंजाई आ गए, बैक्टीरिया आ गए, है ना। तो जैसे हम इंसान कहाँ हैं, हम यहाँ हैं। आम का पेड़ यहां इसमें आएगा, ब्रेड पे लगा हुआ फंगस यहां आएगा, मशरूम की सब्जी खाते हैं तो मशरूम डिकम्पोजर्स में आएगा, है ना। गाय का दूध पी रहे हैं तो गाय कंज्यूमर में आएगी, है ना, बकरी कंज्यूमर में आएगी। शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, सब कंज्यूमर्स में आएंगे, है ना। समझ में आया। चलिए अब आते हैं, जब हमको ये समझ में आ गया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में, ये जो कैटेगरी समझ में आ गई, तो अब हम फूड चेन समझ सकते हैं। अब हमको फूड चेन समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फूड चेन में पहले फूड को हटा दो, क्या बचा, चेन बचा। तो एक चेन जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाए, ऐसा जो चेन बना उसे ही फूड चेन कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, जीव जीवस्य भोजनम, यानी जीव ही दूसरे जीव का भोजन होता है। जैसे आप यहां देख रहे हो, है ना, इस पेड़ को हिरन ने खाया, हिरन को किसने खाया, टाइगर ने, बाघ ने। तो एक चेन बनी, है ना, ये चेन बनी कि नहीं। और इस चेन में शुरुआत कहां से हुई, पेड़ पौधों से, यानी प्रोड्यूसर से। फिर कौन आए, शाकाहारी जीव हिरन, और फिर इसको किसने खाया, मांसाहारी जीव बाघ ने। तो चेन बनी। तो ये चेन में इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है। फिर उसी तरह यहां चेन देखो, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज या चील ने खाया। तो ये भी तो एक चेन है जिसमें एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है। तो ये कौन सी चेन है, फूड चेन हुई कि नहीं। फिर यहां देखो, यहां भी शुरुआत कहां से हुई, पौधों से। तो देखो शुरुआत हमेशा कहां से होगी, फूड चेन की शुरुआत हमेशा पौधों से, यानी प्रोड्यूसर से होगी, है ना। समझ में आया। तो यहां भी देखो, पौधा, पौधे को बिच्छू ने खाया, है ना, या किसी दूसरे कीड़े ने खाया, उस कीड़े को मछली ने खाया, मछली को बगुले ने खाया। तो यहां एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है ना। तो ऐसी जो चेन बने जिसमें एक जीव एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म भोजन की तरह यूज करे, ऐसे चेन को ही तो फूड चेन कहते हैं। तो वही तो लिखा है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, सीरीज है ना, एक के बाद एक ऑर्गेनिज्म की सीरीज है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल एंड फीडिंग ऑन वन अनदर, मतलब ये अलग अलग बायोटिक लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है ना। तो बायोटिक लेवल इन सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है, और ये सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो चेन बनेगी, उसी चेन को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। और फूड चेन की जो शुरुआत होती है हमेशा पेड़ पौधों से होगी, यानी प्रोड्यूसर से होगी। समझ में आया। प्रोड्यूसर्स के बाद किसके पास जाएगी, कंज्यूमर के पास। और कंज्यूमर में भी पहले किसके, जो शाकाहारी हैं, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, है ना। तो फूड चेन समझ में आ गया। जी हाँ। अब मैं आपसे कहूं कि ग्रास, मैंगो और ह्यूमन, क्या ये फूड चेन बन रहा है,
अगर मैं ऐसे बनाऊं तो क्या ये फूड चेन है? फूड चेन है? नहीं है। क्यों? घास को मैंगो ने खाया, गलत, ये तो यही गलत हो गया। हाँ, मैंगो को ह्यूमन ने खाया, लेकिन मैंगो ने किसको खाया? क्या ग्रास को खाया? जी नहीं। तो ये फूड चेन नहीं है। फूड चेन तब होता जब ये ग्रास से ये गोट होता, और गोट से ये मान लो कि क्या होता? ह्यूमंस। हाँ, ये फूड चेन है, ये फूड चेन है। इसमें अलग अलग बायोटिक लेवल हैं। ये प्रोड्यूसर, ये भी कंज्यूमर, ये भी कंज्यूमर, लेकिन ये कंज्यूमर में हर्बीवोरस है, ये कंज्यूमर में क्या है? मान लो क्या ओमनीवोरस है, सब कुछ खाता है। तो कहने का मतलब ये फूड चेन है ना? तो ग्रास को गोट खाएगा, गोट को ह्यूमन खाएगा, सही है। अब ग्रास को मैंगो खाएगा, मैंगो को ह्यूमन खाएगा, तो ये इस मुद्दे पर यहां गलत हो गया ना, ग्रास को मैंगो थोड़ी खाएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। समझ में आया? फूड चेन पहचानना आना चाहिए। शुरुआत हमेशा कहां से होगी? पहली बात, एक पॉइंट पहचानने का ये है कि फूड चेन की स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, पेड़ पौधे, है ना? और एंडिंग पॉइंट हमेशा कार्निवोरस, मांस खाने वाले जीवों पर ये खत्म होता है ना? समझ में आया? चलो, अब वही लिखा है कि किसी भी फूड चेन का जो हर स्टेप है ना, स्टेप जैसे कि ये जो फूड चेन है, फूड चेन ए, इसमें कितने स्टेप हैं? एक स्टेप ये है, एक ये है, एक ये है, 3 स्टेप है। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो ये स्टेप ही तो है। तो फूड चेन का हर स्टेप क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है? तो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉफिक लेवल। और फूड चेन की शुरुआत कहां से हुई थी? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, तो वो क्या हो गया? पहला ट्रॉफिक लेवल, है ना? तो प्रोड्यूसर्स हमेशा सबसे नीचे आएंगे, क्योंकि शुरुआत कहां से होगी? प्रोड्यूसर से, है ना? तो प्रोड्यूसर्स हो गए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर पेड़ पौधों को कौन खाएंगे? शाकाहारी जीव, है ना? शाकाहारी जीव जैसे कि मान लो बकरी, है ना? तो बकरी क्या हो गई? बकरी कंज्यूमर तो है, ठीक है, कंज्यूमर है और हर्बीवोरस एनिमल है। तो जितने भी शाकाहारी हर्बीवोरस एनिमल है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जो कि सीधे किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को, यानी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। तो जितने भी हर्बीवोरस एनिमल यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो इसके बाद आएंगे, और ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, है ना? फिर बकरी को कौन खाएगा? बताओ, बकरी को कौन खा रहा है? मान लो बकरी को सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में मान लो कि बकरी को कुत्ता खा रहा है। कौन खा रहा है? कुत्ता है। बकरी पे हमला किया जंगली कुत्ते ने, उसको खा लिया, है ना? तो जो कुत्ता है, डॉग, वो आपका मांसाहारी जीव है, वो बन जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आ रहा है ना? और प्रोड्यूसर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होते, कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हैं। प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोड्यूसर ही रहता है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधे कोई भी हो वो हमेशा भोजन बनाएंगे, लेकिन उन भोजन को खाने वाले जीव शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी हो सकते हैं। तो पहले शाकाहारी खाएंगे पौधों को, तो वो हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उन शाकाहारियों को मांसाहारी जीव खाएंगे, तो वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है? सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल बनाएगा। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या माना था आपने? किस जीव को? डॉग को। अब वर्ल्ड में कई एरिया ऐसा है जहां इंसान डॉग को भी खाता है ना? तो अब डॉग को किसने खाया? इंसान ने। तो इंसान क्या हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। लेकिन ट्रॉफिक लेवल कौन सा हुआ? ट्रॉफिक लेवल इसका फोर्थ हुआ। तो ट्रॉफिक लेवल और ट्रॉफिक लेवल पे आने वाले जीव, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा कौन आएगा? प्रोड्यूसर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर। अब हो सकता है कि पिरामिड में
4 ट्रॉफिक लेवल की जगह सिर्फ 3 ही ट्रॉफिक लेवल हो? जी हाँ, हो सकता है। पहले ट्रॉफिक लेवल पे प्रोड्यूसर हो, है ना, और दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर हो, और तो क्या कहते हैं तीसरे ट्रॉफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो। तो यहाँ कितने ट्रॉफिक लेवल हुए? 1 2 3। तो ट्रॉफिक लेवल 4 भी हो सकते हैं और ट्रॉफिक लेवल 3 भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। क्यों? वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं। जो फूड चेन है, फूड चेन के हर स्टेप पर जो जीव है, वो जीव क्या फॉर्म करता है? ट्रॉफिक लेवल। तो हर फूड चेन की शुरुआत कहां से होती है? पेड़ पौधों से, क्योंकि वो भोजन बनाते हैं। तो वो हो गए प्रोड्यूसर, यानी पहले ट्रॉफिक लेवल। फिर इनको खाएंगे शाकाहारी जीव, हर्बीवोरस एनिमल, तो वो बनाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल। वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और वो बनाते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फिर इन हर्बीवोरस एनिमल को कार्निवोरस एनिमल खाते हैं, है ना, तो ये बनाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और ये हुआ थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फिर उसके ऊपर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो, अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स अभी जो बताया वही है कि द ऑटोट्रॉप्स यानी जो प्रोड्यूसर है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोलर एनर्जी से फूड बना सकते हैं। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स पे आते हैं यानी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। स्मॉल कार्निवोर्स, छोटे कार्निवोर्स जैसे कुत्ता हो गए, लोमड़ी हो गए, है ना, ये सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। और जो बड़े कार्निवोरस हैं जैसे कि इंसान, है ना, ये टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। और ये वही चीज है जो भी मैंने बताया, ठीक है। तो जो भी पिरामिड है, ये जो पिरामिड बना फूड चेन का, ये जो पिरामिड बना जिसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, तो किसी भी फूड चेन का जो पिरामिड बनता है उसमें या तो 3 नहीं तो 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब इस ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी का फ्लो है वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो एनर्जी का मेन सोर्स तो सनलाइट है ना। सनलाइट की जो एनर्जी है उस एनर्जी का मात्र 1% कौन यूज कर पाते हैं? पेड़ पौधे यानी प्रोड्यूसर्स, और उससे क्या बनाते हैं? भोजन। तो इसका मतलब अगर सनलाइट में 10 लाख जूल, ये कितना है? यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अगर 10 लाख जूल सन एनर्जी किसी पेड़ पौधे पे पड़ रही है तो इस एनर्जी का केवल 1% ही ये पेड़ पौधा यूज कर पाएगा फूड बनाने में। तो 10 लाख का 1% कितना हुआ बताओ? 10 लाख का 1% हुआ 10,000 जूल। कोई इसमें दिक्कत नहीं? दिक्कत है ना। अब इसका मतलब सनलाइट से 1% एनर्जी, सनलाइट में अगर 100% एनर्जी थी यानी 10 लाख जूल एनर्जी थी, तो उसका सिर्फ 1% एनर्जी किसको ट्रांसफर हुई? प्रोड्यूसर्स को यानी प्लांट्स को। अब इसके आगे ये जो फूड चेन का पिरामिड बना है ना, पिरामिड याद करो कहां से शुरुआत हुई थी? प्रोड्यूसर से। तो अब हर ट्रॉफिक लेवल पे पिछले ट्रॉफिक लेवल की तुलना में आगे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। ये लॉ है जो कैलकुलेट किया गया था तब पता चला। तो इसका मतलब अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस, जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यहां से शुरू हुआ ना, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, है ना। मैं यहां लिख देता हूं ट्रॉफिक लेवल। तो अभी आपने क्या देखा था? ट्रॉफिक लेवल की शुरुआत कहां से हो रही थी? प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या थे? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। तो प्रोड्यूसर्स के पास कितनी ऊर्जा पहुंची? सनलाइट की ऊर्जा जो थी उसका 1%। अब प्रोड्यूसर्स आगे कितना ट्रांसफर करेगा? 10%। तो 10,000 का 10% कितना हुआ बताओ? 10,000 का 10% कितना हुआ? 10,000 का 10% हुआ 1000 जूल। तो कोई शाकाहारी जीव जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे है उसको कितनी एनर्जी मिलेगी? 1000 जूल। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर क्या बनाता है? थर्ड ट्रॉफिक लेवल।
और इसके पास भी पिछले ट्रॉफिक लेवल से 10% ऊर्जा ही आगे पास होगी। तो 1000 का 10% 100 जूल। और फिर कार्निवोरस के बाद जो टॉप कार्निवोरस है यानी टर्शरी कंज्यूमर, यानी कि जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं, उनके पास फिर इस 100 का भी 10% यानी कितना 10 जूल ऊर्जा जाएगी। तो फूड चेन, ये फूड चेन बना कि नहीं, एक फूड चेन का पिरामिड बना जिसमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन का जो पिरामिड होता है उसमें हर अगले ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10% ट्रांसफर होती है। ये नियम आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। मान लो आपको प्रोड्यूसर पे एनर्जी दे दे जूल में और पूछे कि टॉप यानी फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कितनी ऊर्जा पहुंचेगी बताओ, है ना। तो आपको सबका 10-10% निकालना होगा, तो आप निकाल लोगे। या ऊपर की एनर्जी देकर प्रोड्यूसर यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी ऊर्जा है, एनर्जी है, ये पूछे, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो यहां 1% है और एक बार प्लांट्स के पास एनर्जी आ गई सनलाइट से, कितनी आती है, केवल 1% ही ट्रैप कर पाते हैं। उसके बाद हर ट्रॉफिक लेवल पे 10-10% ही ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये लॉ है, इसको भूलिएगा नहीं। वही चीज यहां भी लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर ओनली अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट टू फूड एनर्जी। तो वही चीज तो मैंने बताया कि सनलाइट की जो ऊर्जा प्लांट्स की लीव्स पे पड़ती है उसका केवल 1% ही वो यूज कर पाते हैं, किस लिए, फूड बनाने के लिए। ठीक है, अब जब ग्रीन प्लांट्स को कोई प्राइमरी कंज्यूमर यानी कोई हर्बीवोरस एनिमल खाता है, ठीक है, तो खाने के बाद कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में, कुछ एनर्जी डाइजेशन में खर्च हो जाती है, कुछ काम करने में खर्च हो जाती है, और जो बच जाती है कितनी 10% वो और कुछ रिप्रोडक्शन में खर्च हो जाती है, और जो बचती है 10% वो अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, फिर उससे भी अगले लेवल पे 10% ट्रांसफर होती है। वही लिखा है ना। तो यानी हर ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%। ठीक है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल की शुरुआत ही कहां से हो रही है, प्रोड्यूसर से। यहां से तो ट्रॉफिक लेवल शुरू नहीं हुआ, ट्रॉफिक लेवल शुरू होता है प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर से ऊपर हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, 90% रिप्रोडक्शन में डाइजेशन में लॉस्ट हो जाती है एनर्जी, है ना। चलो फिर अब इसको देखकर ये जो फूड चेन की पिरामिड है ये ऊपर जाते जाते पतली हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है ना। आप साफ साफ देखो, यहां देखो, टॉप कार्निवोरस यानी कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे केवल 10 जूल ऊर्जा बची है। मतलब इसके ऊपर का हम सोच ही नहीं सकते। 10 जूल का 10% बताइए कितना हो जाएगा। हाँ, 10 जूल का 10% 1 जूल। मतलब एनर्जी इतनी कम हो गई कि 1 जूल से काम नहीं चलेगा। मतलब कि ट्रॉफिक लेवल पर ऊपर बढ़ने पर एनर्जी लगातार घटती रहती है। इसीलिए ये जो पिरामिड है ये ऐसा ना होकर ये ऐसा है। क्यों? कि लगातार ऊपर जो एनर्जी कम हो रही है तो इसीलिए ये छोटा होता जा रहा है, और इसीलिए ऊपर आने वाले एनिमल्स की संख्या हमेशा कम होती है। मतलब नंबर में हमेशा प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, उससे कम संख्या में हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे कम संख्या में नंबर में कौन होंगे, टर्शरी कंज्यूमर। समझ में आया? तो वही चीज यहां भी लिखा है जो हम यहां पढ़ रहे थे, है ना। Since so little energy is available for the next level of consumer, food chain generally consists of only 3 or 4 step। तो क्योंकि ऊपर जाने पर लगातार एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए ट्रॉफिक लेवल जो होता है, फूड चेन होता है, उसमें या तो 3 नहीं तो 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। और एनर्जी का फ्लो हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी इधर से इधर भी आए, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, और हमेशा नीचे आने वाले एनिमल्स या कह लो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा संख्या में ज्यादा होंगे, यानी सबसे ज्यादा नंबर में प्रोड्यूसर होंगे,
तो आप देख लो धरती पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं, उससे कम संख्या में शाकाहारी जानवर है, उससे कम संख्या में मांसाहारी जानवर है ना। तो शेरों की संख्या ज्यादा है कि बकरियों गाय भैंसों की संख्या ज्यादा है? गाय भैंसों की। तो ये इस पॉइंट से प्रूव नहीं हो रहा है? बिल्कुल प्रूव हो रहा है ना। चलिए, तो ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फूड चेन नेचर में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। हम फूड चेन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नेचर में फूड चेन की जगह फूड वेब मिलता है देखने को। जी हाँ, द लेंथ एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फूड चेन, फूड चेन की जो लंबाई है और जो उसका कॉम्प्लेक्स नेचर है वो इतना ज्यादा बदलता है नेचर में, इकोसिस्टम में, कि हर एक जीव को खाने वाले एक से अधिक जीव हैं। मतलब मैं एक से ज्यादा जीवों को खा रहा हूं और एक से ज्यादा जीव मुझे खा रहे हैं। इस कारण कई सारी फूड चेन एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। तो कई सारी फूड चेन का एक दूसरे में मिक्स हो जाने के कारण कई सारे फूड चेन से क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है, जाल, है ना। तो ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 or more अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। देखिए, है ना, इस पेड़ को जिराफ भी खा रहा है, गैंडा भी खा रहा है, हाथी भी खा रही है, और इन सभी को शेर खा रहा है। तो यहां एक फूड चेन नहीं है, बहुत सारी फूड चेन है। और ये फूड चेन आपस में जब मिक्स हो जाती है तो क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है। तो नेचर में फूड चेन नहीं, एक्चुअली फूड वेब पाया जाता है। तो फूड वेब समझ लो कई सारे फूड चेन का एक समूह है, ग्रुप है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब ये समझ में आ गया तो आपने इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब फूड चेन के वजह से, या कह लो फूड वेब के वजह से, एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आपने देखा होगा कि प्रोड्यूसर, अभी आपने देखा कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर। तो अगर प्रोड्यूसर के लेवल पर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर अगर कोई हार्मफुल केमिकल फूड चेन में एंटर कर जाता है तो वो एंड तक वो क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। और जो आखिरी ट्रॉफिक लेवल, यानी कि फूड चेन के जो सबसे ऊपरी ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें ये केमिकल हमेशा जाकर एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल से समझाता हूं। फर्टिलाइजर किसान छिड़कता है खेतों में ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, खेती को, पैदावार को बढ़ाया जाए। अब क्या होता है, उस फर्टिलाइजर में बहुत सारे नाइट्रेट, फॉस्फेट के केमिकल जो होते हैं वो बरसात के पानी के साथ बहकर कहां चले जाते हैं? तालाब में। ठीक है, तालाब में उसको कौन खा रहा है? बताइए, मछलियां खा रही है। अब उन मछलियों में ये आ गया केमिकल, फिर उन मछलियों को कौन खा रहा है? उन मछलियों को इंसान खा रहा है ना। तो उस इंसान में ये केमिकल आ गया। तो ये जो फूड चेन बना, इसके वजह से क्या हुआ? इंसानों में वो केमिकल की मात्रा इकट्ठा होती गई, तो मछली से ज्यादा इंसानों में वो केमिकल पाया जाएगा। तो मछली ने जिस कीड़ों को खाया, उन कीड़ों में उसकी मात्रा कम थी रसायन की, केमिकल की। फिर वो कीड़ों से जब मछली ने खाया तो मछली में उसकी अमाउंट बढ़ गया। फिर मछली ने जब मछलियों को जब इंसानों ने खाया तो वो केमिकल के अमाउंट और बढ़ गया। तो हर स्टेप पे, फूड चेन के हर स्टेप पे, जाने या अनजाने वजह से जो हार्मफुल केमिकल हैं वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और एक्यूमुलेट होते होते उनका कंसंट्रेशन आखिरी ट्रॉफिक लेवल है, यानी जो मान लो सबसे ट्रॉफिक लेवल पे जो सबसे ऊपर बैठा है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में ये इकट्ठा होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और उनको फिर इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। इसी फिनोमिना को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। वही लिखा है, एज दीज हार्मफुल केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, वो नेचर में डिग्रेड नहीं हो पाते, इसीलिए पड़े रहते हैं और एक्यूमुलेट होते जाते हैं प्रोग्रेसिवली, एक्यूमुलेट होते जाते हैं प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉफिक लेवल। मतलब ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर से वो किसके पास गए? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से वो टर्शरी कंज्यूमर। तो लगातार वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है ना। और इसी फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और इसके वजह से
सबसे ज्यादा खतरा है जो ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके शरीर में केमिकल एक्युमुलेट हो जाएंगे, तो उस केमिकल की वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, और इसी घटना को एक्युमुलेट होना केमिकल का किसी फूड चेन में अंतिम ट्रॉफिक लेवल वाले एनिमल्स के शरीर के अंदर एक्युमुलेट हो जाना केमिकल्स का, यही कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, है ना। और इससे समस्या बढ़ जाती है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। तो हमने इस चैप्टर का ये जो टॉपिक जिसमें इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब हमने पढ़ा भी, समझा भी। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू।